जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने भी रीट क्वालिफाई किया है वह सारे कैंडिडेट्स रीट मेन एग्जाम पर ही फोकस क्यों करें। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने आएंगे कि हम ये एग्जाम दे लेते हैं, हम वो एग्जाम दे लेते हैं। यहां मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि एग्जाम आपको सब देनी है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा पता है? आप जो एग्जाम का माहौल है ना, उससे आप फेमिलियर हो जाओगे। एग्जाम का जो आप पर जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को आप झेलने के थोड़े काबिल हो जाओगे। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें क्रिकेट का गोट कहा जाता है, वह भी रणजी ट्रॉफी के मैच खेलते थे। तो आपको दूसरी जो एग्जाम निकल रही है सीईटी वगैरह, आपने अप्लाई किया भी होगा और इनको गंभीरता से देना चाहिए। लेकिन सिलेबस पर सिर्फ आप अपनी रीट मेन एग्जाम को ही फोकस करेंगे। अब आप कहेंगे कि जब रीट मेन पर फोकस करना है तो फिर इन दूसरे एग्जाम के बारे में क्यों कहा जा रहा है? परीक्षा में क्या होता है, वो जो साइको प्रेशर होता है ना, एग्जाम हॉल की जो जटिलता है, वहां पर कई प्रश्न के जवाब हमको आते हैं, लेकिन आते हुए भी हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर हमारा दिमाग एक तरह से कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाता है, यार इस प्रश्न का उत्तर हम क्या दें। कई बार क्या स्थिति होती है, यहाँ की तैयारी कहीं और काम आ जाती है। हम परीक्षा को संजीदगी से लेने लगते हैं। ओएमआर शीट भरने का जो पैटर्न है, इन चीजों से हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो ये बात हो गई कि हम दूसरी एग्जाम्स क्यों दें। अब बात आती है कि हम रीट पर ही फोकस क्यों करें। आपको पता है जितने भी कैंडिडेट है ना, इन्होंने एक लेवल क्रॉस किया है। इन्होंने रीट की जो एग्जाम है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम, वो क्वालिफाई की है। मतलब इनका एक लेवल है। भले इसमें कई तरह की कैटेगरी होगी, पर हर कैटेगरी में अब जो कैंडिडेट फाइट करेंगे उन सबका एक मिनिमम लेवल है। और जाहिर है आप हो या मैं हूं, आधी लड़ाई जीतने के बाद हारना कोई नहीं चाहता है। तो सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे होंगे। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बन सकती है। यह दर्द आप उन स्टूडेंट से पूछिए जिन्होंने 2018 में भी अप्लाई किया था और उस समय उनको वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। उनके जो साथी उस समय रीट क्वालिफाई करके टीचर लग गए, आज उनको कितने साल हो गए? 4 साल। और अभी जो ये रीट देंगे ना, इनको भी सारी प्रोसेस होके पोस्टिंग होते होते लगभग आप मानिए कि साल भर लग जाना है। तो 5 साल का डिफरेंस आ गया, सीनियरिटी 5 साल लेप्स हो गई। अब आपके जो साथी थे उनका कंफर्मेशन हो गया 2018 वालों की, उनकी सैलरी लगभग 60,000 ऊपर हो गई। न जाने कितनी उनकी सीएल पीएल, कई तरह के उनके एडवांटेज हैं। ये लाभ पेंशन तक जाके मिलता है कि 5 साल की उनकी जॉब, उसमें पेंशन वगैरह में उसमें क्या रहेगी, प्लस होगी, काउंट होगी। आपकी जो ग्रेच्युटी बनती है, आपका जो SIF GPF का जो फंड होता है, मतलब जिन्होंने 2018 की रीट जिन्होंने मिस की है, डेफिनेट वह अपने कैरियर में, अपनी सीनियरिटी में, अपनी प्रोग्रेस में, अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो काफी पीछे रह गए। अब इस चीज को लेकर इल फील करने की या हीन भावना या तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन इनसे परे भी है। मैं आपके सामने वह फैक्ट रख रहा हूं कि क्यों, अगर हम लोग या हमारे वो साथी जिन्होंने रीट क्वालिफाई कर ली, वो क्यों अभी भटकाव से बचे। बहुत सारी चीजें आएगी, शादियों की भी सीजन है ना, कई तरह के फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं। तो आपके मन में होगा कि यार बोर हो रहे हैं, अभी तो रीट की डेट भी क्लियर नहीं हुई है, अभी पोस्टों की जो स्थिति 6000 पदों की जो घटाबड़ी वाली, तो उसमें भी एक स्थिति आती है कि अभी तो शायद वैकेंसी लेट हो जाएगी, तो चलो आज कहीं घूम आते हैं, चलो कोई दोस्त आया तो उसको वेलकम कर लेते हैं, कहीं रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन से वो मना लेते हैं, बर्थडे मना लेते हैं। याद रखिए, ये छोटी मोटे मौज शौक, छोटे मोटे इंजॉयमेंट, छोटी मोटी लापरवाही आपके कैरियर पर काफी भारी पड़ेगी। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं, जैसे अभी ये तो मैं यूं मान रहा हूं कि रीट क्वालिफाइड बंदों के लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, कि अभी आपकी जो विद्या संबल योजना है वो कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। बाकी तो आप मान रहे होंगे कि मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत क्यों खो रहे हो। तो उस समय भी मैंने बताया था, आपने डेफिनेटली जिन लोगों ने अप्लाई किया है उस बात को नहीं मान के, उन्होंने 5-7 दिन की अपनी पढ़ाई बर्बाद की होगी। तो
अगर उनका अभी इस विद्या संबल में हो जाता, लाख कितना ही वो मन को समझाए कि हम ऐसे पढ़ लेंगे, हम स्कूल के पढ़ाने के बाद भी पढ़ लेते हैं, डेफिनेट आपकी पढ़ाई को नुकसान होता ही होता। अब बाई चांस अपन मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा 1, 2, 5 या 7 नंबर से उसकी फाइनल रीट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर उसका जॉब नहीं लगती। अब कितना फ्रस्ट्रेशन। 2018 की जो पोस्टिंग मिली हुई है उन अब अगले बंदों को कब मिलेगी? 2023 में, 5 साल। 2023 में जो चूक गए उनको अगली पोस्टिंग कब मिलेगी? आप एक अंदाज लगा सकते हैं। आप अब ये तो आर्थिक परेशानी सबको नजर आ रही है कि साहब उन्होंने 5 साल में इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया। मानसिक तनाव कितना होता है जब आप सिलेक्ट होते हैं ना, तो आपसे कोई पूछने नहीं आएंगे। पर अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी बार बार बुला बुला के पूछेंगे, क्यों रे तेरा रिजल्ट क्या हुआ? क्यों पूछते हैं पता है? मजा आता है उनको। तो आप उनको मजे लेने का मौका क्यों देते हो? लापरवाही तो अपनी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो, क्योंकि अभी भी एक पोस्ट, ऐसा नहीं कि आपने रीट क्वालिफाई करके मतलब आप श्योर हो जाओगे हाँ हमको नौकरी मिलनी ही है। क्योंकि अभी भी अगर हम मान रहे हैं कि एक पोस्ट पर 600 है तो सिलेक्ट तो एक ही है ना। 599 को तो वापिस क्या करना है? घर जाना है। तो आप आधी अधूरी लड़ाई के बाद, आधी अधूरी लड़ाई जीतने के बाद वापिस क्यों हारना चाह रहे हो? आपने सफलता का आधा रास्ता तो तय कर लिया, अब आधे रास्ते को और तय करके सक्सेस हो जाओ ना, वापिस क्यों लौटना पड़े? इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक बात और जो मैं बताना चाह रहा हूं कि चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कुछ कम आए। तो आप जानते हो कि आजकल काउंसलिंग से आपको पोस्टिंग मिलती है। काउंसलिंग में एक आध नंबर कम ज्यादा होने से भी आपको क्या होता है? आपका जिला बदल जाता है। आपको एक्स जिला एलोट होते होते आपको वाई जिला एलोट हो जाता है। फिर अगले 2-3 साल जब तक ट्रांसफर नहीं हो रहा, आपको पता है 3rd ग्रेड के ट्रांसफर पिछली लंबी अवधि से नहीं हुए और अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है आप अपने गृह जिले से किसी सुदूर जिले में फंस जाओ जहां से वापस निकलने में आपको 5, 7, 10 साल लग जाए। प्लस आपके आगे जो प्रमोशंस होते हैं उन प्रमोशंस में आपकी इसी मेरिट के आधार पर प्रमोशन होंगे। हो सकता है आपके ऊपर कुछ लोग और ज्यादा निकल जाए तो आपको एक ही लिस्ट से प्रमोट हुए लोग, कई लोग आज सीडीओ सर बन गए, कई लोग सीबीओ साहब बन गए और कई लोग अभी तक प्रिंसिपल हैं। तो इस तरह से हो सकता है आप 3rd ग्रेड में रहे और आपका सीनियर साथी उसी लिस्ट में सिलेक्ट हुआ, आगे से आगे हो जाए, तब आप उनको देख करके फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए एक पहलू और है, लेक्चरर के एग्जाम्स हो गए, वरिष्ठ अध्यापक की एग्जाम दिसंबर में है। अब आपके पास बचता क्या है? और वैसे भी रीट में एक आशाजनक बात यह है कि 46,500 पद बहुत बड़ी चीज है और गवर्नमेंट अगर 6,000 पोस्ट बढ़ा देती है तो 52,500 पद हो जाएंगे। तो इतने पद एक साथ एक ही भर्ती में निकलना बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस एडवांटेज को आप कैशअप करा लीजिए। इसके पीछे आप लापरवाही मत करिए। लेकिन फाइट नेक टू नेक है, कॉम्पिटिशन टफ है और अगली रीट तक तो अगर मान लो 3-4 साल बाद होती है तो हर साल के बीएड एसटीसी के स्टूडेंट जो है वो और इस भीड़ में शामिल हो जाएंगे। और आप जान रहे हो कि नेक्स्ट जनरेशन हमसे थोड़ी ज्यादा एडवांस होती है। हर साल पिछले साल से आने वाले बच्चे जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अभी आप छोटे मोटे आयोजन में, फंक्शन में परेशान मत होइए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो याद रखिए हर दिन होली है और हर रात दिवाली है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर आपको मातम ही मनाना पड़ेगा। अब ये फैसला आपको ही करना है कि आपको मनाना क्या है। आपकी सफलताओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।